Assalamualaikum student, I hope you will be fine. Today lecture topic is School of Thoughts. लेक्चर नंबर 8 में आज हम पढ़ रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट। साइकोलॉजी में कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, और सबसे पहले मैं आपको स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बताती हूँ कि ये है क्या। स्कूल ऑफ थॉट इज़ द परस्पेक्टिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन बिलीव्स, ओपिनियन एंड आइडियाज़। स्कूल ऑफ थॉट का मकसद ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही फील्ड पर मिलकर काम करते हैं, उनके आइडियाज़ सेम होते हैं, उनके बिलीफ सेम होते हैं और उनकी ओपिनियन सेम होती है एक ही चीज़ के ऊपर, तो उन सब का जो काम है एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। तो साइकोलॉजी में जो स्कूल ऑफ थॉट है आज हम उनकी डिटेल पढ़ेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है। उनका जो मेन आइडिया था सेंसेशन एंड मेंटल प्रोसेस था। फिर उसके बाद मेथड उन्होंने जो यूज़ किया इंट्रोसेप्शन, और लीडर जो थे वो विलियम वॉन्ट एंड टिचनर थे। इन्होंने जो काम किया मेन आइडिया सेंसेशन एंड मेंटल प्रोसेसेस के ऊपर काम किया और इंट्रोसेप्शन का मेथड यूज़ किया। और जो इनके फ़िलासफ़र जो थे जिन्होंने मिलकर स्ट्रक्चरलिज्म बनाया, उसमें विलियम वॉन्ट एंड टिचनर शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनलिज्म है। उन्होंने बिहेवियर के ऊपर, कॉन्शियसनेस एंड स्पेशल लर्निंग के ऊपर काम किया। मेथड उन्होंने इंट्रोसेप्शन और बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर को यूज़ किया, यानी कि लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उन्होंने वो वाला मेथड यूज़ किया। और उसके बाद जॉन डेवी एंड विलियम जेम्स जो थे इसके लीडर थे। फिर बिहेवियरिज्म नेक्स्ट है हमारे पास। उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एनिमल बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर जो मेथड यूज़ किया, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। एंड जॉन बी वास्टन इनके फ़िलासफ़र थे जिन्होंने ये बिहेवियरिज्म की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो डेवलप किया। नेक्स्ट हमारे पास गेस्टाल्ट है। इन्होंने परसेप्शन एंड मेमोरी पर काम किया और मेथड इन्होंने कौन सा यूज़ किया, इंट्रोसेप्शन एंड बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। जो लीडर है इसमें मैक्स वेदर, कॉफका एंड कोहलर। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमनिस्टिक हैं। उन्होंने जो आइडिया यूज़ किया फ्री विल, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और इनका जो मेथड था लुकिंग एट द होल इन विजुअल। इन्होंने होल की बात की, हर चीज़ वो कहते थे कि जो तमाम चीज़ें हैं वो इकट्ठी, ठीक है, एक एज अ होल की बात की। और उसके बाद जो इसके फ़िलासफ़र थे या लीडर थे कार्ल रॉजर एंड इब्राहिम मास्लो, ये दो इसके लीडर हैं। नेक्स्ट हमारे पास साइको एनालिसिस है। इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस के ऊपर मेन आइडिया इन्होंने दिया था कि इनका कहना था कि हर चीज़ जो है इंसान की अनकॉन्शियस प्रोसेस के या मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। और मेथड इनका क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन था और लीडर जो थे इनके स्मैकडेन फ्राइड थे। अब हम इन तमाम स्कूल ऑफ थॉट की डिटेल पढ़ेंगे कि वो क्या काम करती थी और किसने बनाया, और जिससे मैंने आपको पहले भी बताया, और उनकी क्या उन्होंने आइडियाज़ दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म है। Structuralism was developed in Germany in the 19th century. Its main leaders were William Wundt and later Edward Wolfgang Titchener. ठीक है, जो टिचनर और एडवर्ड ने ये इसके मेन लीडर थे और जर्मनी में ये 19वीं सदी में ये बनाई गई। The structuralism were primarily concerned with discovering the structure of the mind. He wanted to know what the structure of the mind was. जो स्ट्रक्चरलिज्म थे उनका मेन काम क्या था, उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर उसको डिस्कवर किया और उन्होंने ये जानने की कोशिश की जो माइंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी शेप क्या है, वो किस तरह से, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट किस तरह के, बनावट उनकी कैसी है, उनकी शक्ल कैसी है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड के ऊपर। They believe that the mind is made up of building blocks in the various type of sensation and perception, and that these building blocks could be discovered through introspection and looking into own mind. उनका ये यकीन था कि इंसान का जो दिमाग है मुख्तलिफ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बना है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन और परसेप्शन आती रहती है, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है इसके डिस्कवर कैसे हुए, हमारे इंट्रोसेप्शन से। कोई भी सेंसेशन या परसेप्शन हमें मिलती थी तो वो हमारे माइंड में जाती थी और उसके बाद
उन्होंने इंट्रोसेप्शन का मेथड को यूज़ किया। उसका इंट्रोसेप्शन का क्या मतलब है, पहले मैं आपको पहले भी ब्रांचेस में पढ़ा चुकी हूँ इंट्रोसेप्शन का कि क्या होती है। इंट्रोसेप्शन विच रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू लुक इनवर्ड एंड ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ देयर माइंड। इंट्रोसेप्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें इंसान जो है अवेयर होता है अपने माइंड में, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। वो पहले अपने अंदर देखता है, ऑब्जर्व करता है और फिर रिपोर्ट करता है माइंड को कि वो क्या काम कर रहा है, वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यानी कि अवेयरनेस, फुली अवेयर होता है इंसान अपने बारे में। इंट्रोसेप्शन एक ऐसा मेथड है कि उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या चीज़ उसने ऑब्जर्व की है, उसके बारे में अपने माइंड को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्कूल ऑफ थॉट फंक्शनलिज्म है। जॉन डेवी, विलियम जेम्स, जेम्स रोलैंड एंड हर्वी कार्ड वर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। इन सब लोगों ने मिलकर फंक्शनलिज्म के ऊपर काम किया और उनका क्या व्यू था। दे हेल्ड द व्यू डैट इट इज़ नॉट द स्ट्रक्चर डैट शुड बी ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंट बट द फंक्शन। इन्होंने जो इनका व्यू था, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किस पे किया, इन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसके फंक्शंस को देखें कि माइंड के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, कौन कौन सा काम सर अंजाम दे रहे हैं। फंक्शनलिज्म वाज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड यूज एडेप्टेबिलिटी ऑफ द माइंड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन्होंने स्टडी किया कि जो माइंड के मुख्तलिफ पार्ट हैं वो क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी की कि इसलिए वो यूज़ हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, हमारे माइंड क्या उन हमारे फंक्शन को भी चेंज होते रहते हैं हमारे माइंड में, ठीक है, उसका इस्तेमाल भी चेंज होता रहता है या नहीं, या सेम ही रहता है। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर प्रोसेसेस, द फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ लॉन्गिट्यूड रिसर्च। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने, जो फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसको लॉन्गिट्यूड रिसर्च कहते हैं, जिसके अंदर इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, टेस्ट होते थे और ऑब्जर्व किया जाता था किसी भी पर्सन को लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए, तो ये देखने के लिए कि जो उसका माइंड है वो जो फंक्शन कर रहा है वो सही कर रहे हैं, फंक्शन अपना सही से वो कर रहा है, या उसका जो माइंड है एनवायरनमेंट चेंज होने से उसके जो दिमाग के फंक्शंस हैं वो भी चेंज हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की थी जिसे उन्होंने लॉन्गिट्यूड रिसर्च का नाम दिया, यानी कि लंबे अरसे की रिसर्च की थी ताकि किसी एक इंसान के माइंड के फंक्शंस को आसानी से वो जज कर सके कि वो हर तरह के माहौल में, या जिस तरह मुख्तलिफ माहौल होता है वो किस तरह से काम करते हैं, उनका वो फंक्शन सेम है या वो चेंज हो जाता है उनका फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म फाउंडेड बाय जॉन बी वास्टन। He rejected introspection as psychological technique because its result could not be scientific verified by other psychologists. ठीक है, इन्होंने इंट्रोसेप्शन का जो मेथड यूज़ हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म में, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कहते हैं ये साइंटिफिक मेथड नहीं है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने इस मेथड को, इंट्रोसेप्शन की टेक्निक को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये साइंटिफिक मेथड नहीं है, हम नहीं किसी भी इंसान के माइंड को अंदर क्या चल रहा है, क्या वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, तो हम उसको नहीं जज कर सकते, तो वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। दे हेल्ड द कॉन्सेप्ट दैट द subject matter of psychology should be the objective observable action of the organism. इन्होंने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया था, ऑब्जर्वेशन के ऊपर फोकस किया। इन्होंने कहा कि हम लोगों को ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उसके दिमाग में या वो क्या काम कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो क्या चीज़ किस तरह के एक्शन कर रहा है। तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन और बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ना कि इंट्रोसेप्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या लफ्ज़ है, उसका क्या मीनिंग है। गेस्टॉल्ट जर्मन वर्ड मीनिंग फॉर्म और कन्फिग्रेशन। जो गेस्टॉल्ट है एक जर्मनी का वर्ड है जिसका मतलब है फॉर्म और कन्फिग्रेशन। मैक्स वेथरम, कोफका, कोहलर, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट प्राइमरी इंटरेस्टेड वाज परसेप्शन। ये तमाम जो साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने मिलकर एक स्कूल ऑफ थॉट बनाया जिसको गेस्टॉल्ट कहा जाता है। इन
इनका जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो परसेप्शन के ऊपर था। दे बिलीव दैट परसेप्चुअल एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द पैटर्न फॉर्म बाय स्टिमुलस एंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। इनका ये यकीन था कि जो तमाम भी एक्सपीरियंस हम जो है हासिल करते हैं स्टिमुलस से, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक पैटर्न में। एक पैटर्न होता है जिससे हम उस चीज़ को जान लेते हैं कि ये किस तरह की है। whole pattern of sensory activity, the relationship and organization with this pattern। इन्होंने whole pattern of sensory activity के ऊपर काम किया, relationship and organize within this pattern, और उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि उसका आपस में क्या रिलेशन है और ऑर्गेनाइज किया उस पैटर्न को, जो पैटर्न जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं सेंसरी एक्टिविटी में, वो उनका आपस में क्या रिलेशन है। द होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट पार्ट। वो कहते हैं जो होल है वो डिफरेंस होता है पार्ट से, बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशन बिटवीन द पार्ट। क्योंकि हम वो कह रहे हैं कि जो पूरी एक चीज़ होती है वो उसके पार्ट से अलग अलग होती है। जैसे हमें ब्लॉक्स दिए जाते हैं तो हम उनको अलग अलग रखते हैं, फिर उसको हम जब इकट्ठा करते हैं या जोड़ते हैं, जैसे पजल्स में आप करते हैं, ठीक है, आपके पास कोई पजल मौजूद है तो उसके अलग अलग पार्ट है या उस पर कोई भी चीज़ बनी हुई है, तो आप जब उसको जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये होल में क्या चीज़ हमारे पास थी और उसके अलावा जब वो अलग अलग थी तो वो कैसे थी। तो वो जब होल इकट्ठा हो जाता है, हम पजल को जोड़ लेते हैं, तो उसका रिलेशनशिप हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्या बना हुआ है। School of thought that emphasize the total experience of individual and not just part of the mind or behavior। इन्होंने होल के ऊपर बात की थी, इन्होंने टोटल एक्सपीरियंस इंडिविजुअल के जो टोटल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बात की, ना कि सिर्फ पार्ट्स के ऊपर और बिहेवियर और माइंड के ऊपर बात की। इन्होंने हम होल के ऊपर बात की तमाम चीज़ों की। Humanistic psychology developed by Roger and Maslow in 1950। Humanistic psychologists argue the human are not helpless, controlled by unconscious or environmental forces। We have free will, goal, aspiration and other positive motives which should be studied। इन्होंने कहा कि जो इंसान है वो अनकॉन्शियस और एनवायरनमेंट से जो है मुतासिर नहीं होता, बल्कि जो वो फ्री विल है, उसके गोल्स होते हैं, उसके कुछ ना कुछ जज्बात होते हैं, पॉजिटिव मोटिव्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो काम करते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी टीच द अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी मस्ट इन्वॉल्व लुकिंग एट इंडिविजुअल एंड देयर मोटिवेशन। जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने लोगों के मोटिव्स के ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि जो इंसान है उन्होंने लोगों को देखा, तमाम लोगों की साइकोलॉजी पे इन्वॉल्व थे और उसके अलावा उसके मोटिवेशन के ऊपर काम किया। इसमें जो सबसे पहले जो थे इब्राहिम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड उन्होंने दी। अ सिस्टम ऑफ नीड सच एज फूड, लव एंड सेल्फ एस्टीम will determine a person's behavior। Meeting these needs led to a sense of self-efficacy, self-satisfaction, solve psychological problem। इन्होंने कहा इब्राहिम मास्लो की थ्योरी में इन्होंने हमें हायरार्की ऑफ नीड की जो थ्योरी दी थी उसमें फूड, लव और सेल्फ एस्टीम के बारे में वो कह रहे हैं कि इंसान जो है इन 3 नीड्स को पूरा करता रहता है और जब उसकी ये तमाम नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसके अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन पैदा होती है और जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हैं पैदा हो रही होती हैं जो वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थॉट। The approach based on the belief that behavior is motivated by unconscious inner force over which the individual has little control। इस स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इंसान जो है अपनी अनकॉन्शियस फोर्स के ऊपर बेस करता है, मोटिवेट हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है मोटिवेटेड हो जाता है कब, जब उसके अंदर अनकॉन्शियस फोर्सेस मौजूद होती हैं और वो लिटिल कंट्रोल होती हैं। अनकॉन्शियस फोर्स वो होती है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, वो खुद ब खुद इंसान के जहन में आ जाती है जबकि इंसान उसको अवॉइड करना चाह रहा होता है। की फैक्टर ऑफ द साइकोडायनेमिक अप्रोच, जो इस साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक भी इसको कहते हैं, उस अप्रोच के क्या क्या उन्होंने की फैक्टर दिए। आवर बिहेवियर एंड फीलिंग एज एडल्ट आर रूटेड इन आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। इनका ये कहना था कि हमारे जो तमाम भी बिहेवियर और फीलिंग्स हैं वो किस तरह बनती हैं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करती हैं। द रिलेशनशिप आर द प्राइमरी इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइन हाउ वी फील एंड बिहेव।
इसके अलावा इनका ये कहना था कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे बिहेवियर को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हमारा पेरेंट्स के साथ किस तरह का रिलेशन था, हमारे पेरेंट्स का अगर हमारे साथ क्या कहते हैं लीनियंट है तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बनेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा रूड थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे तो हमारी पर्सनैलिटी भी वैसे ही बनेगी, हम भी बड़े होकर वैसे ही बिहेव करेंगे। आवर बिहेवियर एंड फीलिंग आर powerfully affected by the mean of event or to the unconscious mind। इसके अलावा उनका कहना था कि जो हमारा बिहेवियर और फीलिंग है वो इफ़ेक्ट करती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड में हमारे इवेंट्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा हमारे फीलिंग और जो बिहेवियर है वो इफ़ेक्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ड्रीम, इरेशनल बिलीव्स एंड वर्ड पेशेंट इन द थेरेपी से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम हासिल कर सकते हैं बिहेवियर से, इंडिविजुअल के इरेशनल बिहेवियर से और ड्रीम से। द थेरेपी इज़ मेड अप ऑफ 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। ये इस थेरेपी के 3 स्ट्रक्चर्स उन्होंने दिए मुख्तलिफ़ किस्म के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इसके इन साइकोलॉजिस्ट के जो स्पेक्टर फ्राइड थे जिन्होंने साइको एनालिसिस बनाया, उनका ये कहना था कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। उसके अलावा उन्होंने डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ किए टू प्रोटेक्ट द ईगो। इसका अलावा इन्होंने जो हमारे स्ट्रेसेस को कम करने के लिए जो इंसान में साइकोलॉजिकली जो मेंटली प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं या एग्जाइटी पैदा होती है तो उसको कम करने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म दिए ताकि हम अपनी ईगो को, अपनी तनाव को सेव कर सकें। चिल्ड्रन डेवलप थ्रू अ सीरीज ऑफ फिक्स स्टेजेस, ओरल, एनल एंड फेलिक। और इसके अलावा इन्होंने डेवलपमेंटल स्टेजेस पे दी कि उनका कहना था कि तमाम जो बच्चे हैं, जो तमाम इंसान हैं, उनकी डेवलपमेंट 3 फिक्स स्टेजेस से होती है, उसमें ओरल, एनल और फेलिक शामिल है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने 6 स्कूल ऑफ थॉट हमने पढ़े साइकोलॉजी से रिलेटेड। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।